हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम अपनी सीरीज सामाजिक अध्ययन को चालू कर रहे हैं। आज इसका भाग 2 है और जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं आगे, जैसे यूपी सुपर टेट हो गया, DSSC, TGT, PGT, PRT के लिए अभी जो वैकेंसी आई हुई हैं, तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन रहेगा 25-20 क्वेश्चंस का, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। इसमें दोस्तों केवल वही क्वेश्चंस हैं जो DSSC एग्ज़ाम्स में या यूपी सुपर TET एग्ज़ाम या यूपी के अन्य एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए कठोपनिषद में, बी कैनोपनिषद में, सी छांदोग्य उपनिषद में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ए कठोपनिषद। तो नचिकेता आख्यान का मतलब है कि आचार्य यम थे और नचिकेता आख्यान जो है, इसमें जो नचिकेता आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिए हैं, तो उसके बारे में ये पूरा उपनिषद लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो पूछा गया है इन ऑप्शंस में, पहला ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यजुर्वेद, और अगला ऑप्शन बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद है जो संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो संगीतात्मक रचना के रूप में सामवेद को बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी सामवेद। साम का अर्थ ही होता है संगीत या गान, सॉन्ग जिसको बोलते हैं। जो भारतीय संगीत है उसका मूल ही सामवेद है। तो सामवेद से भारतीय संगीत का विकास हुआ है। सामवेद में होता क्या था, जो पुराने ज़माने में कि जो यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें अवसर पर जो भी मंत्र को जो गाए जाते थे, तो उनको मंत्रों का एक संग्रह है, और इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं इसमें। और इसका जो जो मंत्र गाते थे, इसका जो पाठ करते थे, उनको उद्गाता, क्या कहा जाता था? उद्गाता के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो गया सामवेद। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए बृहत कथा, बी काव्य मीमांसा, सी अमरकोश, या डी स्वप्नवास बदत्ता। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िए कि कौन सा ऐसा इसमें से चारों में से कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया, यानी कि बाकी के तीन ऐसे ग्रंथ हैं जो गुप्त काल के इतर हैं, गुप्त काल में नहीं लिखे गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी अमरकोश। अमरकोश जो है गुप्त काल में नहीं लिखा गया। तो अमरकोश जो है गुप्त काल की रचना है, और इसे जो है अमर सिंह ने लिखा है। अमर सिंह, तो अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न हुए थे, तो उन्हीं नवरत्नों में से एक रत्न थे अमरकोश, और उन्हीं ने अमर सिंह हुए हैं, उन्हीं ने अमरकोश लिखा है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये किस बारे में है? ये जो है गुप्तकालीन जो है आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती है, यानी कि गुप्त काल में आर्थिक स्थितियां कैसी रही थी, उपज के साधन जो थे, कमाई के साधन, इन सब के बारे में प्रकाश डालती है। और जो बाकी की तीन रचनाएं जो बची हुई हैं, बृहत कथा है, काव्य मीमांसा और स्वप्नवास दत्ता, ये गुप्त काल की नहीं है। तो बृहत कथा जो है ये भी इसके लेखक गुडाढ्य हैं,
और ये मौर्योत्तर काल की रचना है। और अगर हम काव्य मीमांसा की बात करें तो काव्य मीमांसा के जो है काव्य मीमांसा को राजशेखर ने लिखा था और ये गुप्तोत्तरकालीन रचना है, यानी कि गुप्त जो वंश हुआ था उसके बाद के जो वंश हुआ उसकी रचना है काव्य मीमांसा। अब राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक हुए थे, एक प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल और उनके बेटे थे महीपाल। तो प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल, उनके बेटे महीपाल के दरबारी कवि थे राजशेखर। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी थी। और जो वासवदत्ता है ये मौर्योत्तर काल की रचना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे भास ने लिखा है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ अमरकोश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो जो प्रतिहार शिलालेख हैं उसमें पदाधिकारियों का जो उल्लेख है ये किस ऑप्शन हैं आपके सामने? ए राजपुरुष, बी युवराज, सी मंत्री या डी रत्ने। तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, ये भी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ए राजपुरुष। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का जो उल्लेख है, जो पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख है, यह राजपुरुष में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग, तो क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन हैं आपके ए मध्वाचार्य, बी निम्बार्क, सी वल्लभाचार्य, डी चैतन्य महाप्रभु। तो हाँ, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो पुष्टि मार्ग की जो आधारशिला थी ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी रखी थी। इसमें इन्होंने जो था पुष्टि मार्ग का मतलब ये था, ये मार्ग जो थे बेसिकली ये पूजा दर्शन के लिए थे, लोगों को सही आचरण देने के लिए थे। तो इसमें जो प्रेम भाव प्रमुख था, इसमें प्रेम भाव बहुत था पुष्टि मार्ग में। इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहा गया क्योंकि इसे वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, इसीलिए वल्लभ संप्रदाय भी कहा गया। ये पुष्टि मार्ग जो था ये शुद्धाद्वैत दर्शन पर बेस्ड था, शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित था। ये लिख लीजिए कि पुष्टि मार्ग जो है ये किस दर्शन पर आधारित था? शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित था। और पुष्टि मार्ग में भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता था। तो भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई भी जो स्वरूप है उसकी प्रार्थना नहीं की जाती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए मक्का में, बी मदीना में, बी सी बगदाद में या डी दौलताबाद में। तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए मक्का, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब जी, और इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और हज़रत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये मक्का में ही हुई थी। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था? मक्का से मदीना तक की यात्रा करी थी। मक्का से मदीना गए थे, जिसे इस्लाम जगत में तभी से हिजरी संवत कहलाता है। अब ये जो है ये एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद जी ने मक्का से मदीना तक की यात्रा करी थी। और उसी यात्रा को इस्लाम जगत में तभी से हिजरी संवत स्टार्ट हुआ। और इनकी पवित्र पुस्तक की बात करें तो कुरान इस्लाम धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना गया? तो भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा काल हुआ जिसे सल्तनत काल के नाम से जाना गया? तो ऑप्शन है आपके सामने,
तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर इसका है बी। ठीक है। तो जो सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल की स्थापना की जो शुरुआत है वो जो तुर्क थे, एक तुर्क शासक हुआ था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने जो था भारत को जीतने के मकसद से आया था, उसने भारत पर अटैक किए थे, आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन था, शहाबुद्दीन उर्फ मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी करके, हाँ मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो है मुल्तान पर आक्रमण किए 1175 ईस्वी में, तब वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी को भारत पर किस शासक ने हराया था। तो 1178 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, भीम द्वितीय जो थे अपनी योग्य और विधवा माँ थी उनकी, जिनका नाम था नायका देवी। तो नायका देवी के नेतृत्व में क्या करते हैं, भीम द्वितीय जो है गुजरात में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी को उनसे लड़ते हैं और मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो भारत के इतिहास में पहले ऐसे शासक हुए भीम द्वितीय जिन्हें मोहम्मद गौरी को हराया। अब चूँकि मोहम्मद गौरी जो था अपने साथ बहुत सारे दासों को लेकर आया था, उसकी कोई संतान तो थी नहीं, तो बहुत संख्या में जो दास लेके आए थे, तो उसने जो दास थे उन्हीं को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। तो उन्हीं दासों में से एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है गुलाम वंश या गुलाम वंश की स्थापना करी। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 में हुई है। और इस प्रकार से पांच पांच वंश हुए, गुलाम वंश हुए, इसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, और सबसे लास्ट में लोधी वंश आया। तो लोधी वंश जो था 1526 तक रहा, इसलिए 1206 से लेकर के 1526 तक का जो कालक्रम है उसी को सल्तनत काल के नाम से जाना गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए नासिरुद्दीन महमूद, बी बलवंत, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी जलालुद्दीन खिलजी। तो बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है डी जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत पर बहुत सारे मंगोल बस गए। तो खिलजी वंश के संस्थापक रहे जलालुद्दीन खिलजी, और इनके शासनकाल में क्या होता है, 1192 ईस्वी में बहुत सारे मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जलालुद्दीन ने क्या किया था, अपने भतीजे या उनके जो दामाद थे बाद में अलाउद्दीन खिलजी, उनके नेतृत्व में एक सेना भेजी। और जो जिनने मंगोल जो थे, मंगोल में हम जानते हैं कि एक अब्दुल्ला करके थे, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल लड़ने आए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन अब्दुल्ला को लगभग 2 से 2.5 लाख करीब मंगोल थे उस समय, तो उनको हराया। और बहुत से उसमें से मंगोल अधिकारी को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद भी कर लिया। लेकिन क्या बाद में क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक संधि करते हैं मंगोलों से, जिसके तहत उन मंगोलों को वापस छोड़ दिए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में भारत में मंगोल किसके शासनकाल में बसे थे, ऑप्शंस आपका डी राइट सही होगा, जलालुद्दीन खिलजी के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास रखता था। तो इसमें से ऐसा कौन सा शासक हुआ, तो ऑप्शंस आपके सामने, ए ऐबक, बी बलबन, सी रजिया, या डी इल्तुतमिश। तो कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। तो इसका राइट आंसर है होना चाहिए बलबन। तो जो बलबन था उसने क्या किया था, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। अब बलबन जो था अपने आप को जो था आफरा सियाब वंशज का मानता था, और जो शासन था उसने पूर्णतः ईरानी दर्शन पर आधारित था।
उसने अपने बेटों के नाम भी कैकुबाद ऐसे करके रखे थे, मतलब ईरान का जो दर्शन है उसके आधार पे, ईरान के जो आदर्श है उसके आधार पर रखे। और बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा, जो इल्तुतमिश थे यहाँ पे, जो ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने क्या किया था, चहलगामी चहलगामी यानी कि दल चालीसा का दमन, जो दल चालीसा था उसका गठन किया इल्तुतमिश ने। 40 लोगों का एक ग्रुप था जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया। और बलबन ने क्या किया था, ईरानी जो त्यौहार मनाए जाते थे, नवरोज प्रथा, उसको शुरुआत किया। बलबन जो था ये गुलाम जी। तो बलबन ने क्या किया था, ये जो आपको पता है कि ऑप्शंस का राइट आंसर है बलबन। तो बलबन ने बहुत सारे काम किए। बलबन ने क्या किया, सिजदा, एक सिजदा और पैबोस की प्रथा भी शुरू करी। यानी कि आपको जो बलबन जो बैठता था वहाँ पे आपको उनके सामने झुक के अपने जो सर है उसके पैरों में चलाना था, सिजदा करना था उनका। और पैबोस प्रथा भी शुरू की थी बलबन ने। तो बलबन ने बहुत सारे काम किए और ये काफ़ी क्रूर शासक रहा था, क्रूरता से भरा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का पूछ ऑप्शन है आपके सामने, ए स्वदेशी आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ कौन सा ऐसा आंदोलन था जो शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के साथ ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। तो खिलाफत आंदोलन के संग क्या था, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी थी, वो शुरू किया गया था। और इसकी जो जो ईयर है, जो वर्ष है, वो 1920 था। 1920 में सहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन को किस असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट भी है, असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता कांग्रेस में, इसमें सहयोग आंदोलन को पास कर दिया गया और इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो था बेसिकली 1919 से 1921 तक चला और 1920 में इसे सही से लागू भी किया गया। तो हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। और उसके दौरान क्या होता है, ब्रिटेन जो था और उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, तुर्की जो देश था, तुर्की पर अत्याचार किए। तुर्की के जो मुसलमान थे उनको बहुत उनका दमन किया। चूँकि भारत के जो मुसलमान थे, ये तुर्की के मुसलमान को खलीफा मानते थे, तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। और हुआ क्या, 1919 में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनती है, गठन किया जाता है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन तब से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या होता है, ब्रिटेन ये भी कह रहा था कि ब्रिटेन ये भी कहता है कि वे तुर्की के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी अपनी बातों से मुकर जाती है और तुर्की का विघटन करने का निश्चय भी ले लेती है। और गांधी जी इसी समय क्या करते हैं, असहयोग चलाने की सलाह देते हैं, असहयोग आंदोलन। खिलाफत कमेटी ने क्या किया था, इलाहाबाद में जो गांधी जी की जो सलाह थी, इलाहाबाद में गांधी जी की सलाह को मान लिया। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये समझाया कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ जो असहयोग आंदोलन था उसको चलाने के लिए भी राजी कर लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो इसी के आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर 1919 में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी स्वयं करते हैं। तो नवंबर 1919 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों में साथ साथ शामिल हुए। तो दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए। ठीक है, खिलाफत समिति जो थी, अब खिलाफत की बात कर लें तो खिलाफत को जो भारत से कौन कौन पॉपुलर कर रहा था, कौन कौन इसमें सदस्य था। तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद जी थे, शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अली बंधु जिन्हें कहा जाता था, हकीम अजमल खान जी थे, हसरत मोहानी थे, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित
हुए थे। तो जालियांवाला बाग के बारे में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ए है पंजाब में मार्शल लॉ के विरुद्ध शुरू किया गया था, बी साइमन कमीशन के विरुद्ध, या डी सी इल्बर्ट बिल, या डी रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है डी रॉलेट एक्ट। ठीक है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो था ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये शुरू कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट नोट कर लीजिए। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। और भारत का जो पंजाब प्रांत था, पूरा पंजाब, यानी कि जो हिंदुस्तान वाला पंजाब है और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, पूरा पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग जो थे रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, होता क्या है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसी के विरोध में लोग क्या करते हैं, ये पंजाब के, ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं, डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब के एक लोकप्रिय नेता थे उस समय, और इन्हीं का गिरफ्तारी होती, तो इन्हीं के विरोध में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं हो रही होती हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला में होती है। तो अमृतसर के एक फ़ौजी कमांडर थे उस समय, जनरल डायर थे। वो क्या करते हैं, वो जलियांवाला बाग जो बाग था, वहाँ पर केवल एक ही गेट था, वो भी छोटा गेट था और चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो वो आते हैं अपने सभी सैनिकों के साथ, जनरल डायर, और सभा को घेर कर नियत भीड़ पर गोलियां चला देते हैं। अब इस हत्याकांड की अगर हम बात करें अच्छे से, तो इस हत्याकांड में जो अब इसके लिए रिपोर्ट भी आई बहुत सारी। तो इसमें रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में सरकारी रिपोर्ट थी कि उसमें बताया गया केवल 400 लोग मरे, जबकि 2000 लोग घायल हुए। लेकिन इसकी हकीकत काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से लोग मर गए थे। और इस हत्याकांड के बाद होता क्या है, जालियांवाला हत्याकांड के जो राष्ट्र था, पूरा हिंदुस्तान था, उसको झकझोर दिया, सभी लोग सहम गए। और राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उस समय, उसकी जो दिशा थी अब वो बदल गई थी। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो नाइट की उपाधि थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया था, उन्हें वापस लौटा देते हैं वायसराय को। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वायसराय की कार्यकारिणी जो थी, तो उसमें क्या होते हैं, एक व्यक्ति थे शंकर नायर, तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि जलियांवाला हत्याकांड के जो विरोध में कौन सी जांच समिति बैठती है, हंटर आयोग बैठता है, हंटर आयोग बैठता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, महादेव गोविंद रानाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। तो इसके होंगे कौन, दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था, तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन इंडिया के नाम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेख है नास्तिक मैं क्यों हूँ, लिखा गया था। तो ये लेख ये है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख है, वाई आई एम सो एथीस्ट। तो ये लेख किसने लिखा था, ऑप्शन है, रास बिहारी बोस द्वारा, बी भगत सिंह द्वारा, सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शंस, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है भगत सिंह जी द्वारा। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख जो था भगत सिंह जी ने लिखा था। भगत सिंह जी आप सभी लोग जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन थे, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, और भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को जो था फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने, ए अजमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, या डी जयपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के एक प्रसिद्ध ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रसिद्ध ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रारंभ अजमेर से हुआ था।
सत्याग्रह प्रकाश जो था आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो सत्याग्रह प्रकाश का अर्थ ये है कि सत्य पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, लाला हरदयाल या पंडित रामचंद्र, सी ऑप्शन बरकतुल्ला, या डी खुदीराम बोस। तो गदर पार्टी के बारे में पूछा गया, गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा खुदीराम बोस, क्योंकि गदर पार्टी लाला हरदयाल भी संबंधित है, पंडित रामचंद्र भी हैं और बरकतुल्ला भी संबंधित है। गदर पार्टी जो थी, इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1913 यानी कि सीधी सीधी 1913 ईयर पूछा जाता है, डेट कभी नहीं पूछी जाती। 1913 को सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी नेताओं की बात करें तो सोहन सिंह भाकना थे इसके नेता, लाला हरदयाल थे, पंडित रामचंद्र जी थे, बरकतुल्ला थे आदि थे, लेकिन खुदीराम बोस जो थे ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली, या डी अयोध्या। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर स्थापित करी थी, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित करी थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश का था। कौन से वंश का था, पुष्यभूति वंश का था। और पुष्यभूति वंश जो था इसके संस्थापक ही पुष्यभूति थे। लेकिन जो पुष्यभूति वंश था, अगर हम पुष्यभूति वंश की बात करें, इसकी जो शुरुआत की राजधानी थी वो हरियाणा का एक कुरुक्षेत्र जिला पड़ता है अभी, तो उसमें एक थानेश्वर नामक जगह है, थानेश्वर, वहाँ पे थी पहली राजधानी। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो इसके जो प्रभागवर्धन थे, प्रभागवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का जन्मदाता कहा जा सकता है, जिसने इसकी स्थापना वास्तविक स्थापक कहा गया, और ये प्रभावशाली शासक भी था। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन जो था, प्रभाकर वर्धन के जो दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री भी थी राजश्री। और बात कर लें तो जो दो राज्यवर्धन की बड़े भाई हैं राज्यवर्धन, उसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बनता है। ठीक है, और हर्षवर्धन ने जो कन्नौज, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को कैसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष ने क्या किया था, शशांक जो था, गौड़ नरेश था एक, शशांक को हरा दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, शशांक, और ये बात कर लें, हर्षवर्धन जो था बौद्ध धर्म का मतावलंबी था। जो चीनी यात्री था हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया। हुएनसांग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे एक उपाधि दी गई थी, तीर्थयात्रियों में राजकुमार। ठीक है, तीर्थयात्रियों में राजकुमार, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि तीर्थयात्रियों में राजकुमार की उपाधि किससे। ठीक है, तो कन्नौज के बारे में हो गया। हुएनसांग जो था तीर्थयात्रियों में राजकुमार, इसे उपाधि दे दी गई थी, और कन्नौज पर इसने हर्षवर्धन ने अपना राजधानी बना लिया था। और हर्षवर्धन जो थे ये बौद्ध धर्म के मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, और इन्होंने ही जो हुएनसांग था उसे राज्याश्रय दिया अपने यहाँ पर। ठीक है, और बात कर लें शशांक को, जिसने इसे हराया था, तो शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था। शिमुक जो था ये किस वंश का संस्थापक था। तो शिमुक जो था, ये शिमुक जो था, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश। शिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक की बात करें, महान शासक की बात करें, तो शातकर्णी हुआ, गौतमी पुत्र शातकर्णी। और इसकी जो स्थापना है ये भी नोट कर लीजिए, पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है ये किस धार्मिक समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है ए अलवार, बी जैन, सी नयनार, या डी वैदिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा सी नयनार। तो चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है ये नयनार धार्मिक समूह से संबंधित है। इस मंदिर में क्या है, चिदम्बरम का जो चोल मंदिर, इसमें नटराज मंदिर के नाम से भी जाना गया, इसे नटराज मंदिर भी कहा गया।
और इसे जो है चोल शासकों ने बनाया था और शैव शिव जी को समर्पित है। बेसिकली होता क्या है, जो शैव जो भक्त होते हैं उन्हें साउथ में, दक्षिण भारत में नयनार के नाम से जाना जाता है। इसीलिए चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है और इसीलिए ये नयनार समूह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो दिल्ली के जो मेहरौली लौह स्तंभ है ये किसकी शौर्य गाथा के लिए है वहाँ पे? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी कनिष्क। तो ऑप्शन बताइए। तो दिल्ली में जो मेहरौली स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनकी शौर्य गाथा का अंकन है। और ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ये धातु कर्म की ये बहुत अच्छी आकृति है, क्योंकि ये जो दिल्ली में स्थित है और इस पर अभी भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, ये लोहे का बना हुआ है और इस पर अभी भी जंग नहीं लगी हुई है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य हुआ जिसे बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल भी कहा गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए सिक्किम, बी बिहार, सी यूपी और डी है। तो इसका राइट आंसर है बिहार। तो जो बिहार है इसे बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल क्यों कहा जाता है? कि बिहार जो है ये बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पे अध्यात्म संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार में क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई है जो राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति हुई है जो वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेबुकदनेस्सर कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी कनिष्क, सी कौटिल्य या डी महावीर। तो राइट आंसर है आपके लिए डी महावीर। तो महावीर जी जो हैं ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने 6ठी शताब्दी में जैन आंदोलन चलाया था। अब बात कर लें नागार्जुन की, तो नागार्जुन जो था ये कनिष्क का दरबार में था और नागार्जुन को ही मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत का नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी लिख लीजिए कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और जिनकी सहायता से, यानी कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो था उसको अपना शासन स्थापित किया था और जो कौटिल्य थे इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान, ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। तो यहीं रखते हैं आज के लिए। अगले क्वेश्चंस के लिए, अगले सीरीज़ के लिए आपसे जल्द मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।